आज हम बात करेंगे मणिपुर में चल रहे उस संकट की जिसने पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। ये सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है बल्कि एक सामाजिक, राजनैतिक और मानवीय संकट का जटिल रूप बन चुका है। अब समझिए मणिपुर की स्थिति को। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा सा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। यह म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। राज्य की भौगोलिक संरचना दो भागों में बटी है। पहला, घाटी क्षेत्र, जहां मुख्य रूप से मैतेई समुदाय रहता है जो हिंदू धर्म को मानते हैं। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्र, जहां कुकी-जो और नागा जनजातियां निवास करती हैं जो या तो ईसाई धर्म से जुड़े हैं या किसी धर्म को नहीं मानते। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस हिंसा की शुरुआत की। मई 2023 में इस संघर्ष की चिंगारी भड़की और कारण था मैतेई समुदाय की ये मांग कि उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। अब जनजाति समूहों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि अगर मैतेई समुदाय को ये दर्जा मिल गया तो उनकी जमीन, उनके अधिकार और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसे देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। उस संघर्ष ने बहुत कम समय में एक बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। हजारों घर जला दिए गए, सैकड़ों लोग मारे गए और लाखों लोग अपने ही राज्य में शरणार्थी बन गए। मणिपुर के कई हिस्सों में हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें गृह युद्ध जैसी स्थिति कहा जाने लगा। अब समझते हैं इस हिंसा के पीछे गहरे कारण को। ये सिर्फ एक मांग का मुद्दा नहीं है, ये कई वर्षों से जमा हो रहा असंतोष का परिणाम है। पहला कारण है जातीय विभाजन। मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच लंबे समय से अविश्वास रहा है। और दूसरा कारण जमीन और पहचान की लड़ाई। पहाड़ी इलाकों की जमीन कुकी-जो और नागा जनजातियों के लिए सुरक्षित है और मैतेई समुदाय भी अब इन क्षेत्रों में अपना अधिकार चाहता है जो घाटी के क्षेत्रों में रहते हैं। अब तीसरा कारण क्या है? सीमा से जुड़ी समस्याएं। म्यांमार में अस्थिरता के कारण अवैध प्रवासन बढ़े हैं जिससे स्थानीय तनाव और अधिक बढ़ गया है। अब बात करते हैं हथियारों और उग्रवाद की। इस संघर्ष के दौरान हजारों हथियार पुलिस और सुरक्षा बलों के गोदामों से लूट लिए गए। इन हथियारों का इस्तेमाल स्थानीय मिलिशिया और उग्रवादी समूह द्वारा किया गया। इससे हिंसा और भी ज्यादा खतरनाक हो गई और नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। अब देखते हैं राजनीतिक घटनाक्रम। लगातार बढ़ती हिंसा के कारण वर्ष 2025 में राज्य की सरकार पर दबाव बढ़ा जिससे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और शांति बहाल करने के प्रयास शुरू किए गए। अब इससे आगे चलते हैं और आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ताजा घटनाओं पर। अप्रैल 2026 में एक दर्दनाक घटना सामने आई जब विष्णुपुर जिले में एक बम धमाका हुआ। इस घटना में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए एक बार फिर और कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए। कुछ जगहों पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी और इसमें 4 और लोगों की जान गई और कई घायल हुए। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर एक बड़ा हमला हुआ। उग्रवादियों ने वाहनों पर हमला किया जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। अप्रैल 2026 में ही नागा संगठनों द्वारा 3 दिन का बंद बुलाया गया और घाटी क्षेत्र में भी 5 दिन का बंद रहा। इससे आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। स्कूल, बाजार, परिवहन सब कुछ बंद हो गया। कुछ ही दिनों बाद फिर से हिंसा भड़क उठी। एक घटना में 4 लोगों की मौत हुई। अब आप समझिए मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं। ये साफ संकेत है कि नई सरकार बनने के बाद भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है और ये सच है। अब बात करते हैं सुरक्षा स्थिति की। मणिपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है।
इंटरनेट सेवाएं बार बार बंद की जा रही हैं। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है, लेकिन फिर भी छुटपुट हिंसा जारी है और सबसे अधिक प्रभावित हैं आम लोग। मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा के कारण 60,000 से अधिक लोगों ने विस्थापन किया है। अप्रैल 2026 तक की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार हिंसा में लगभग 260 लोगों की मौत हो चुकी है और 386 धार्मिक स्थल, जिसमें मंदिर और चर्च शामिल हैं, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। हजारों लोग आज भी राहत शिविरों में रह रहे हैं और ये अपने देश की स्थिति है। उनके पास न घर है, न स्थायी रोजगार। जो हम फिल्मों में देखते हैं, खास करके हॉलीवुड फिल्म्स में इस तरह की चीजें, वो अपने देश में है, देश के कोने में, और उस पर बात कितनी हो रही है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। कितने न्यूज चैनल्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। उन न्यूज चैनल्स को चुनाव से फुर्सत ही नहीं मिल रही है जो इस बड़े मुद्दे पर बात रख सके। अब देखिए, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या किसी न्यूज़ चैनल ने इस बात को दिखाया है, बताया है? अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या मणिपुर में शांति बहाल हो पाएगी? सरकार ने शांति वार्ता शुरू की है और राहत पैकेज भी घोषित किए गए हैं, लेकिन असली चुनौती है विश्वास बहाल करना। जब तक समुदायों के बीच विश्वास नहीं बनेगा, जब तक स्थायी राजनीतिक समाधान नहीं निकलेगा, तब तक ये संकट पूरी तरह खत्म ही नहीं होगा। सरकार बिचौलिए की तरह काम क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं दोनों समुदायों को बिठा के बात करने की कोशिश की जा रही है? मणिपुर की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता है तो वो एक बड़े संकट का रूप ले लेती हैं। और सीखने वाली बात यह है कि ऐसे तमाम बड़े संकट हमारे देश में अभी फिलहाल मौजूद हैं, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो मणिपुर की तरह ये घटनाएं और ये खबर भी आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले सकती है। फिलहाल मणिपुर शांति और अशांति के बीच खड़ा है और पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही वहां स्थायी शांति स्थापित होगी। अब देखना यह है कि ये उम्मीद कब आगे चल के कायम हो पाती है, ये उम्मीद कब पूरी तरीके से सही हो पाती है। इस खबर को आपको बताने के पीछे मेरा कारण ये था कि आप उन खबरों को भी ध्यान से देख, समझ और सुन पाएं जो आपके लिए सही मायनों में ज़रूरी है। मणिपुर इस वक्त संकट से जूझ रहा है, परेशानियों के बीच घिरा है मणिपुर। और ये खबर और भी बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि मणिपुर दूसरे देश की सीमाओं से सीधे जुड़ा है। अब आप समझिए इस खबर की गंभीरता। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। ऐसे ही बेहतरीन और सटीक खबरों के विस्तृत विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।